अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ किंज़ा बिलाल और मैं आपके लिए मैथ 101 के शॉर्ट नोट्स और वीडियो लेक्चर्स लेकर हाजिर हुई हूँ। मैथ 101 जिसका नाम कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री है, इसमें आपके टोटल 45 लेक्चर्स हैं, जिसमें से 50% सिलेबस आपका मिड टर्म एग्ज़ाम में शामिल होगा। यानी ऑलमोस्ट फर्स्ट 23 लेक्चर्स में से आपका मिड टर्म का पेपर बनेगा और रिमेनिंग जो सिलेबस है वो फाइनल टर्म में होगा। और मिड टर्म के सिलेबस में से भी 20% कभी 30% पेपर जो है वो आ जाता होता है फाइनल टर्म के अंदर। इसके अलावा कुछ असाइनमेंट्स होंगी मिड से पहले और बाद में क्विज़ वगैरह आएंगे, उनको भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो आपकी कोई भी असाइनमेंट या क्विज़ से रिलेटेड आपको हेल्प चाहिए हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं डिस्कशन के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेसन नंबर 1 के अंदर हमने इंट्रोडक्शन करना है थोड़ा सा कि कैलकुलस किसे कहते हैं। कैलकुलस इज़ द स्टडी ऑफ कॉन्टिन्यूस रेट्स ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़। कैलकुलस बेसिकली किसे कहते हैं, जब भी दो क्वांटिटीज़ एक दूसरे के साथ चेंज हो रहे हो, यानी एक क्वांटिटी के चेंज होने से दूसरी क्वांटिटी भी चेंज हो जाए, उस पर कोई ना कोई इफ़ेक्ट पड़ रहा है, उसके अंदर कोई ना कोई चेंज आ रहा है, तो उसे हम किसके अंदर स्टडी करेंगे, कैलकुलस के अंदर स्टडी करेंगे। इसकी एग्जांपल कैसे ले सकते हैं हम, जैसे एक्सेलरेशन है, फिज़िक्स के अंदर हम देखते हैं कि एक्सेलरेशन है वो चेंज होता है जैसे जैसे वेलोसिटी चेंज होती है और टाइम गुजरता जाता है, वेलोसिटी चेंज होती जाती है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी चेंज होती जाती है, यानी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है। तो दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ रेट ऑफ चेंज। अच्छा जी, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं पहले लेक्चर के अंदर, तो हमने उन कॉन्सेप्ट्स को ही रिवाइज़ करना है। सबसे पहले आता है हमारे पास नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। नेचुरल नंबर के अंदर सारे वो नंबर्स आते हैं जो रियल नंबर्स हैं, सारे 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स नेचुरल नंबर्स के अंदर आ जाते हैं। इस तरह से होल नंबर्स का सेट वो होगा, नेचुरल नंबर्स को ही होल नंबर्स कहते हैं अगर साथ में 0 ऐड कर दिया जाए। यानी नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं। इंटीजर्स के अंदर क्या होता है, इंटीजर्स के अंदर होल नंबर्स को ही हम कन्वर्ट करते हैं इंटीजर्स के अंदर, अगर हम उसके साथ दो साइंस लगा दें, प्लस और माइनस, यानी इसके अंदर सारे पॉजिटिव और नेगेटिव सारे नंबर्स शामिल होते हैं। उसके अलावा रैशनल नंबर्स किसे कहते हैं। रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ p/q, जिसे हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें। जैसे एग्जांपल सामने लिखी हुई है आपके पास 2/3 है और 4/5 है, इन दोनों को हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि ये रैशनल नंबर की एग्जांपल है। इसी तरह से आप इरेशनल को अगर डिफाइन करना चाहें तो इरेशनल नंबर्स आर द नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटन एज p/q, या जिन्हें हम फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इरेशनल नंबर के अंदर दो तरह के नंबर आते हैं, जो नॉन रिकरिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो। अब नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं। टर्मिनेट का मतलब होता है टूट जाना, रुक जाना, स्टॉप हो जाना। अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करें, फॉर एग्जांपल अगर हम 10 को डिवाइड करते हैं 3 के साथ, तो इसका जो आंसर आता है वो आता है 3.333 और वो चलता जाता है, कहीं जाके स्टॉप नहीं हो रहा, तो इसे हम कह रहे हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी इसका आंसर कहीं भी जाके स्टॉप नहीं होता। नॉन रिकरिंग किसे कहते हैं। अब जैसे इसका आंसर है 3.333, तो आप देख रहे हैं कि 3 रिपीट होता जा रहा है पॉइंट के बाद, तो जो रिपीटिशन हो रही है ना, इसका मतलब है ये रिकरिंग नंबर है। अगर रिपीटिशन नहीं हो रही नंबर्स की, नंबर डिफरेंट आ रहे हैं, एक 1 आ रहा है, एक 2 आ रहा है, एक 3 आ रहा है, 6 8 इस तरह से नंबर्स आ रहे हैं, तो फिर उसे हम कहते हैं नॉन रिकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर्स को हम इरेशनल नंबर की कैटेगरी में शामिल करते हैं। यानी जो नंबर, या एक तो पहली बात कि वो पॉइंट के बाद स्टॉप ना हो, और दूसरी बात कि वो जो पॉइंट के बाद चल रहे हैं नंबर्स उनमें रिपीटिशन नहीं है, वो रिकरिंग नहीं है, उन सारे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। उसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है कि पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर है। उसके अलावा स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई प्राइम नंबर लिख दिया जाए तो वो भी इरेशनल नंबर बन जाता है। प्राइम नंबर किसे कहते हैं। प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स जो अपने अलावा किसी और टेबल में नहीं आते, अपने अलावा किसी और पे डिवाइड नहीं होते। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिखी हुई हैं, ये वो नंबर्स हैं जो अपने अलावा किसी और टेबल में नहीं आते। तो इन नंबर्स के ऊपर अगर स्क्वायर रूट लगा दिया जाए
तो वो इरेशनल नंबर बन जाता है, क्योंकि इसका आंसर नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिकरिंग होता है। छोटा सा ग्राफ है कि यहाँ पे देख लें पिक्टोरियल वे में समझाया गया है कि नेचुरल नंबर्स लाया करते हैं होल नंबर्स के अंदर, होल नंबर्स लाया करते हैं इंटीजर्स के अंदर, इंटीजर्स लाया करते हैं रैशनल नंबर्स के अंदर, और रैशनल नंबर्स लाया करते हैं रियल नंबर्स के अंदर। इररेशनल का जो है ना यहाँ पे ग्राफ सबसे सेपरेट है, उसका ब्लॉक अलग है। इररेशनल नंबर्स सिर्फ रियल नंबर्स के अंदर लाया करता है, उसके अलावा इररेशनल नंबर्स का बाकी नंबर्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि नेचुरल जो है नंबर्स वो सबसेट है होल नंबर्स का। सबसेट किसे कहते हैं? ऐसा सेट जो पूरे का पूरा किसी दूसरे सेट के अंदर लाया करता हो, उसे हम सबसेट कहते हैं। सेट्स की डेफिनेशन आ गई। सेट किसे कहते हैं, इसका भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं हम। अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स, किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट्स या कलेक्शन, उनकी कलेक्शन बना लें आप अगर ऑब्जेक्ट्स की या थिंग्स की, तो वो जो आपने ग्रुप बनाया है या जो कलेक्शन बनाई है उसे हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। और सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा करली ब्रैकेट्स यूज़ होती हैं। करली ब्रैकेट के साथ ही आप हमेशा सेट को शो करते हैं, कभी भी आप पैरेंथेसिस या स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज़ नहीं करेंगे। ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स। सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे सेट लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, तो इसके अंदर ये जो 1 2 3 4 5 है, इसे हम कहेंगे दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेट बी। और ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जो सेट का नाम है वो कैपिटल लेटर से शो किया जाता है, ए बी सी, उसे कभी भी हम स्मॉल लेटर के साथ रिप्रेजेंट नहीं करते। फोर्थ पॉइंट है, इफ सेट ए लाइज इन सेट बी देन ए इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ बी डिनोटेड एज ए इज सबसेट ऑफ बी। ये सबसेट का की नोटेशन होती है, ये उसका साइन होता है। जैसे एग्जांपल देखें, 1 2 3 ए की वैल्यू है और बी की वैल्यू है 1 2 3 4 5। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ए के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी बी के अंदर भी मौजूद हैं। ए में 1 2 3 है तो वो बी के अंदर भी मौजूद है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ए की सारी वैल्यूज़ लाई कर रही हैं बी के अंदर। सो ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। ठीक है जी। उसके बाद ये जो सिंबल है एप्सिलॉन का, ये सिंबल यूज़ होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी सेट का एलिमेंट शो करवाने के लिए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है, ए की वैल्यूज़ हैं ए बी सी, और हम कहते हैं कि जो स्मॉल ए है ये लाई कर रहा है कैपिटल ए के अंदर, तो हम कहते हैं ए इज़ एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए या ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। और बी जो है वो भी एलिमेंट है ए का, सी है वो भी एलिमेंट है ए का, तो उनको भी हम सेम नोटेशन के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन डी देखें हमें इसके अंदर नज़र नहीं आ रहा, तो इज़ नॉट द एलिमेंट अगर शो करना हो तो आप क्या करते हैं, इसी के ऊपर एक छोटी सी लाइन लगा देते हैं, तो वो सिंबल बन जाता है इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ। उसके बाद कॉन्सेप्ट है जी कोऑर्डिनेट लाइन किसे कहते हैं। कोऑर्डिनेट लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसका सेंट्रल पॉइंट 0 होता है, जिसे हम ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, और ओरिजिन से अगर हम राइट साइड पे जाएं तो सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, और अगर इससे लेफ़्ट साइड पे जाएं तो सारे नेगेटिव नंबर्स आते हैं। और द रियल नंबर्स करस्पॉन्डिंग टू अ पॉइंट ऑन द लाइन इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। यानी इस लाइन के ऊपर आप किसी पॉइंट को अगर लोकेट करना चाहते हैं, जैसे पाई की वैल्यू आपको पता हमेशा क्या होती है, 3.14 होती है। अगर आपसे कहा जाए कि आप नंबर लाइन के ऊपर या कोऑर्डिनेट लाइन के ऊपर पाई की वैल्यू लोकेट करें, तो पाई की वैल्यू 3.14 और पॉजिटिव है, तो यानी हम 0 से राइट साइड पे जाएंगे। राइट साइड पे आए तो 3 से थोड़ा सा आगे जाएंगे और यहाँ पे हम इसको लोकेट कर देंगे, दैट इज़ द पोजीशन ऑफ पाई, क्योंकि पॉजिटिव साइड पे हमने आना था। ठीक है, तो अब ये जो हमने पाई को यहाँ पे लोकेट कर दिया ना, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, एक कोऑर्डिनेट है। इसी तरह से अगर स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू निकाली जाए, स्क्वायर रूट 2 कहा जाए कि आप लोकेट करें इसको, तो स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू क्या है, 1.41 है। अगर आप उसे कैलकुलेटर से निकालें तो वो आपके पास 1.41 आती है। तो आप यहाँ से 1 से थोड़ा सा आगे जाएंगे। ठीक है, यहाँ से इस पोजीशन पे आप इसको लोकेट कर देंगे कि ये पाई की स्क्वायर रूट 2 की पोजीशन है। उसके बाद आगे आता है इनइक्वालिटी किसे कहते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए इक्वालिटी किसे कहते हैं। कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर इक्वालिटी का साइन इन्वॉल्व हो जाए उसे हम इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, और इक्वेशन के
बिल्कुल ऑपोजिट दूसरा कॉन्सेप्ट है इनइक्वालिटी। तो कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर इक्वल टू का साइन ना हो, ठीक है, उसके अलावा बाकी कोई भी साइन हो सकता है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारी इनमें से कोई भी एक साइन अगर इस एक्सप्रेशन के अंदर आ जाए तो वो इनइक्वालिटी बन जाती है। एग्जाम्पल दी हुई है 3 इज़ लेस देन 8 और -3 इज़ ग्रेटर देन -8। अब यहाँ पे देखें कि 3 8 से छोटा है, तो हम कहेंगे कि अगर इनके साइन अगर हम चेंज कर दें, जैसे देखें इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी -1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो जैसे ही हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं ना तो साइंस चेंज हो जाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी वैल्यू नेगेटिव हो तो जितनी छोटी वैल्यू होगी उसको हम इतना बड़ा कंसिडर करते हैं, और जितनी बड़ी वैल्यू होती है उसको हम उतना ही छोटा कंसिडर करते हैं। यानी वैसे तो 8 बड़ा होता है 3 से, लेकिन अगर दोनों माइनस में हो तो फिर 8 छोटा होगा -3 से। और फिर ये दरमियान वाला साइन जो है ये चेंज हो जाता है, पहले लेस देन था, साइन चेंज होंगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है ग्रेटर देन के अंदर। अच्छा जी, हमारे पास दो तरह के नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर a की वैल्यू 0 से बड़ी है, सिर्फ हम कहें कि a इज़ ग्रेटर देन 0, तो हम उसे कहते हैं कि a इज़ आ पॉजिटिव नंबर। लेकिन अगर a की वैल्यू या तो 0 से बड़ी हो या इक्वल टू 0 हो तो फिर हम उसे नॉन नेगेटिव कहते हैं, क्योंकि 0 जो है ना वो ना तो पॉजिटिव की कैटेगरी में आता है ना ही नेगेटिव की कैटेगरी में आता है। तो 0 को हम कहते हैं दैट इज़ नॉन नेगेटिव नंबर। और आपसे पूछा जा सकता है कि नॉन नेगेटिव नंबर किसे कहते हैं? नॉन नेगेटिव नंबर इज़ ईदर 0 और पॉजिटिव। जो पॉजिटिव होता है उसे भी नॉन नेगेटिव कहते हैं, और जो 0 नंबर है उसको भी आप नॉन नेगेटिव कहेंगे। उसके बाद कुछ थ्योरम्स हैं वो देख लेते हैं। अगर a इज़ b से छोटा है और b c से छोटा है तो a की वैल्यू c से छोटी होगी। क्या मतलब इस बात का कि अगर a की वैल्यू b से छोटी है, एग्जांपल क्या हो सकती है इसकी कि जैसे जो 2 है, अगर आप कहें कि 2 लेस देन 3 और 3 लेस देन 4, तो ऑब्वियसली बात है 2 इज़ ऑल्सो लेस देन 4, यानी जो पहली वैल्यू है वो इस वाली वैल्यू से छोटी होगी। अगर a b से छोटा है और आप दोनों साइड पे सेम नंबर ऐड कर दें, इस a के साथ भी और b के साथ भी एक सेम नंबर ऐड कर दें, तो ये जो दरमियान वाला साइन है इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। अगर ये लेस देन है तो वो लेस देन ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। क्या एग्जांपल हो सकती है इसकी? फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि 1 इज़ लेस देन 3, और अगर हम दोनों साइड्स पे एक सेम नंबर ऐड कर दें, जिसको यहाँ पे c के साथ शो कराया इन्होंने, a के साथ भी c प्लस कर दिया और b के साथ भी c प्लस कर दिया, तो अगर हम 1 के साथ कोई भी नंबर प्लस कर देते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 4 ऐड कर देते हैं, ठीक है जी। अब लेस देन का साइन लगाएं और दूसरी साइड पे 3 के साथ भी 4 ऐड कर दें, 3 प्लस 4, तो 1 प्लस 4 जो है ये 5 आंसर देता है, 4 प्लस 3 7 आंसर देता है, तो 5 इज़ ऑल्सो लेस देन 7। तो ये जो साइन है वो लेस देन ही रहता है, वो चेंज नहीं होता। इसी तरह से अगर आप प्लस की बजाय माइनस कर दें, दोनों साइड से एक एक नंबर माइनस कर दें, लेकिन वो नंबर सेम होना चाहिए, डिफरेंट ना हो। जैसे यहाँ पे हमने सेम नंबर ऐड किया था 4, इसी तरह से यहाँ पे सेम नंबर को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो भी ये जो दरमियान वाली साइन है इस पर कोई इफेक्ट नहीं आता। उसके बाद देखें, इफ़ a इज़ लेस देन b एंड ac इज़ लेस देन bc। क्या मतलब इस बात का कि जैसे हमने ऊपर c प्लस किया था दोनों के साथ, इसी तरह से दोनों के साथ अगर c मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भी दरमियान वाले साइन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आता। लेकिन ये सिर्फ कब पॉसिबल है? जब c पॉजिटिव हो। अगर c नेगेटिव होगा तो फिर जो ac की वैल्यू है वो बड़ी हो जाएगी, यानी ये जो पहले लेस देन का साइन था वो चेंज हो जाता है किसके अंदर? ग्रेटर देन के साइन के अंदर। ये जैसे हमने अभी यहाँ पे एग्जांपल देखी थी 3 लेस देन 8 की, तो मैंने इसमें कहा था कि अगर हम दोनों साइड पे -1 मल्टीप्लाई कर दें, तो नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो दरमियान वाला साइन चेंज हो जाएगा, ये यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन बन जाता है जो पहले लेस देन का था। और अगर पहले लेस देन होगा तो बाद में क्या बन जाएगा? ग्रेटर देन, और अगर पहले ग्रेटर देन होगा तो बाद में लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी आपने बस ये दरमियान वाला साइन चेंज कर देना है अगर नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करें। अगर पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर वो साइन चेंज नहीं होता।
उसके बाद है डी। डी के अंदर कहते हैं कि आपके पास दो नंबर्स हैं ए एंड बी, सॉरी, इफ़ ए इज़ लेस दैन बी एंड सी इज़ लेस दैन डी। अगर ए की वैल्यू बी से छोटी है और सी की वैल्यू डी से छोटी है तो आप क्या करेंगे, इनकी अगर दोनों साइड्स को आपस में ऐड कर दें, यानी ए और सी को आपस में ऐड कर दें, बी और डी को आपस में ऐड कर दें, तो ये जो लेस देन का साइन था वो लेस देन ही रहता है, वो चेंज नहीं होता। इसी तरह से अगर आपके पास ए और बी कोई भी दो पॉजिटिव नंबर हैं या दोनों नेगेटिव हैं तो उनके जब आप रेसिप्रोकल लेते हैं ना तो फिर उनके साइंस चेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे ए लेस देन बी था, ठीक है, जैसे ही आपने उनका रेसिप्रोकल लिया, रेसिप्रोकल का मतलब है आप उनको फ्लिप करके लिख दें कि अगर जैसे हमारे पास है ना 1/2 है, इसका अगर आपने रेसिप्रोकल लेना है तो आप उसको 2/1 लिखेंगे। अगर आपके पास 3/4 है और उसका रेसिप्रोकल लेना है तो आप उसको 4/3 लिखेंगे। तो इस तरह से आप अगर दोनों नंबर्स का रेसिप्रोकल ले लें तो ये जो दरमियान वाला साइन होता है वो चेंज हो जाता है। अगर लेस देन है तो वो ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा और अगर ग्रेटर देन है तो वो लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद सेट्स के कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन। यूनियन क्या होता है, यूनियन के अंदर हम सारे जो एलिमेंट्स होते हैं ना दोनों सेट्स के उनको मिला के लिख देते हैं। अगर बी और ए का यूनियन लेना है तो बी के एलिमेंट्स लिखें, यूनियन का साइन लगाएं और ए के एलिमेंट्स लिखें। अब यूनियन के अंदर हमने दोनों को मिला के लिख देना होता है। अब ये 1 2 3 था और 6 है साथ में, यहाँ पे 1 से 5 तक सारे हैं, तो सबको अगर हम मिला दें तो 1 से 6 तक सारी वैल्यूज़ आ जाती हैं। और जो नंबर रिपीट हो रहे हैं ना उनको आपने बार बार नहीं लिखना, एक ही दफ़ा उसको हम लिखते हैं। उसके बाद अगर आप इनका इंटरसेक्शन लेते हैं तो इंटरसेक्शन के लिए वही जो यूनियन का साइन है उसको उल्टा करके आपने उल्टा यू लिख देना है, बी इंटरसेक्शन ए। यहाँ पे आप बी की वैल्यू पुट करें, इंटरसेक्शन का साइन लगाएं, ए की वैल्यू पुट करें। इंटरसेक्शन के अंदर हमेशा कॉमन वैल्यूज़ आती हैं, यानी जो सेम नंबर्स आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे 1 दोनों के अंदर आ रहा है, 2 भी दोनों के अंदर आ रहा है और 3 भी दोनों के अंदर आ रहा है, तो आप इसके इंटरसेक्शन के आंसर में 1 2 3 लिखेंगे। अब 6 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो इसको हम सोल्यूशन सेट में शामिल नहीं करते। तो यूनियन के अंदर सारे नंबर्स आ जाते हैं, इंटरसेक्शन के अंदर सिर्फ कॉमन नंबर्स आते हैं। एम्प्टी सेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एम्प्टी ब्रैकेट और दिस सिंबल। इस सिंबल को हम क्या कहते हैं, इस सिंबल को हम फाई पढ़ते हैं, ठीक है। एम्प्टी सेट यानी खाली सेट, यानी हमारे पास अगर इन दोनों सेट्स के अंदर कोई भी नंबर ऐसा ना होता जो सेम है तो फिर हम कहते हैं कि इसका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट है। और एम्प्टी सेट को या तो खाली ब्रैकेट के साथ शो किया जाता है या फिर फाई के साथ। उसके बाद बात आती है इंटरवल्स की। इंटरवल्स किसे कहते हैं, ज्योमेट्रिकली अगर हमने देखना हो कोऑर्डिनेट लाइन पे किसी इंटरवल को अगर शो करना है तो आप उसके एंड पॉइंट्स को मेंशन कर दें, यानी वो इंटरवल स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और एंड कहाँ पे हो रहा है। जैसे यहाँ पे वो 2 से स्टार्ट हो रहा है और 8 पे एंड हो रहा है। और इस इंटरवल को हम लिखते कैसे हैं, या तो आप उसे ब्रैकेट के अंदर बंद करके लिख दें, जैसे यहाँ ब्रैकेट के अंदर 2 8 लिख दिया, या फिर आप उसे करली ब्रैकेट के अंदर लिखना चाहते हैं तो आप उसे सेट की फॉर्म में लिखेंगे x व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 2 एंड x इज़ लेस देन इक्वल टू 8। अब यहाँ पे दोनों के साथ इक्वल टू का साइन आया नीचे, यानी 2 और 8 इंक्लूडेड हैं। अगर वो इंक्लूडेड नहीं होंगे तो फिर हम इक्वल टू का साइन नहीं लगाते। 2 और 8 को हम क्या कहते हैं, इनको हम एंड पॉइंट्स का नाम देते हैं। अब यहाँ पे देखें 3-4 पॉइंट्स हैं, इनको आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है कि अगर ग्राफिकली शो किया जाए और दोनों ये जो सर्कल्स हैं यहाँ पे इनको फिल कर दें तो इसका मतलब है 2 और 8 इस इंटरवल के अंदर शामिल हैं। और अगर उन सर्कल्स को फिल किया है ना तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आती है, हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं हम, और इसको हम कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। और इसके जो सेट नोटेशन है उसके अंदर इसको कैसे लिखेंगे, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 8। इक्वल टू का साइन नीचे आएगा। और अगर स्क्वायर ब्रैकेट की बजाय ये लगा दी जाए, स्मॉल ब्रैकेट लगा दी जाए, या जिसे हम पैरेंथेसिस भी कहते हैं, अगर ये पैरेंथेसिस लगा देते हैं तो फिर हम इसे कहते हैं ओपन इंटरवल। फिर ये क्लोज नहीं है, फिर ये क्या बन जाता है, ओपन इंटरवल बन जाता है। क्लोज तब होगा जब बॉक्स ब्रैकेट होगी, और अगर स्मॉल ब्रैकेट है तो वो बन जाता है ओपन इंटरवल। और इसके अंदर हम ये जो सर्कल्स हैं ना 2 और 8 के ऊपर, इनको फिल नहीं करते। इसका मतलब है 2 और 8 इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ 2 और 8 के दरमियान की वैल्यूज़ दूसरी इंक्लूडेड हैं, ये खुद शामिल नहीं है इंटरवल के अंदर। और इसको शो कैसे करते हैं, x इज़ ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 8। अब नीचे ये जो इक्वल टू का साइन था वो नहीं आएगा। इसी तरह से एक ऐसा आपके पास इंटरवल हो जिसकी एक साइड पे बॉक्स ब्रैकेट लगी हुई है
और दूसरी साइड पे स्मॉल ब्रैकेट लगी हुई है, तो ये 2 की तरफ से तो क्लोज है लेकिन 8 की तरफ से ओपन है, तो इसे हम कहते हैं हाफ ओपन। 2 की तरफ क्लोज थी इसलिए 2 के साथ नीचे इक्वल टू का साइन आएगा और 8 के साथ नहीं आएगा, और 8 वाला सर्कल हम फिल नहीं करेंगे लेकिन 2 वाला फिल करेंगे। इसी तरह से 2 की तरफ अगर ओपन होगा और 8 की तरफ क्लोज होगा तो 2 पे आपने स्मॉल ब्रैकेट लगा देनी है, 8 पे आपने बॉक्स ब्रैकेट लगा देनी है। इसको भी हम हाफ ओपन कहते हैं, दोनों का नाम सेम है, हाफ ओपन। और इसमें क्योंकि 2 की तरफ ओपन था तो 2 के साथ इक्वल टू का साइन नहीं आया लेकिन 8 के साथ आएगा, और इस पे 8 को फिल करेंगे क्योंकि ये शामिल है, और 2 को फिल नहीं करेंगे क्योंकि उसकी इंटरवल के अंदर शामिल नहीं है। उसके बाद इस तरह का अगर ग्राफ आ जाए कि माइनस इन्फिनिटी से b तक सारी वैल्यूज़ आनी है और b के साथ स्क्वायर ब्रैकेट है तो b वाला सर्कल फिल होगा, अगर b के साथ ओपन ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट है, तो b वाला सर्कल फिल नहीं होगा। और इसका दूसरा एंड पॉइंट पे हमने सिर्फ एरो लगा दिया। एरो का मतलब है कि ये वैल्यूज़ आगे इन्फिनिटी तक चलती जा रही हैं, कहीं जाके स्टॉप नहीं हो रही। और स्क्वायर ब्रैकेट एक साइड पे लगी होगी तो ये क्लोज इंटरवल होगा, बेशक दूसरी साइड पे ओपन है लेकिन b की तरफ से क्लोज है। दूसरी साइड पे तो इन्फिनिटी है ना, वहाँ से तो हम उसको क्लोज कर नहीं सकते क्योंकि इन्फिनिटी की तो हमें एंड वैल्यू नहीं पता होती। इसी तरह से अगर ये स्मॉल ब्रैकेट लगी हो तो हम उसे कहेंगे कि ये ओपन है, और क्लोज के अंदर लेस देन के साथ इक्वल टू का साइन आएगा और ओपन के अंदर नहीं आएगा। उसके बाद देखें जी हम इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व कैसे करते हैं। इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। सबसे पहले देखें कि आपको एक एग्जांपल दी हुई है 3 + 7x लेस देन इक्वल टू 2x - 9। अब क्या करें कि x वाली वैल्यूज़ एक साइड पे कर लें, यानी ये जो 7x है वो यहीं है, जो दूसरी साइड पे 2x था उसको इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएं, लेस देन के दूसरी साइड पे ले जाएं, वहाँ जाके वो माइनस हो जाएगा, और जो 3 यहाँ प्लस हो रहा था ये इधर आके -3 के साथ माइनस हो जाएगा। 9 और 3 को अगर आप यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाता है और ये 12 आंसर आ जाएगा। 7 - 2 5, 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम दूसरा मेथड अप्लाई करें, दूसरा मेथड क्या है कि इसमें हमने लेफ़्ट साइड पे x की वैल्यू रखी थी, इधर हम अगर उसको x को राइट साइड पे ले आते हैं, यानी 2x की पोजीशन नहीं चेंज करें, 7x की चेंज कर दें, तो जो 7x यहाँ प्लस हो रहा है इधर आके 2x के साथ माइनस हो जाएगा और 9 दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। ये 12 आ गया, ये -5x था, -5x वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा। आंसर तो दोनों का सेम है, लेकिन फ़र्क क्या है दोनों के अंदर कि इधर देखें x, जब x वाली टर्म अकेली रह गई थी तो उसका साइन नेगेटिव है और बाद में उसका हमें आंसर तो पॉजिटिव में देना होता है, यानी x पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। जैसे ही x का साइन चेंज हुआ है तो ये जो दरमियान वाली वैल्यू होती है लेस देन की या ग्रेटर देन की, वो भी चेंज हो जाती है। पहले अगर ये लेस देन था तो उसको ग्रेटर देन कर देना है, अगर पहले वो ग्रेटर देन था तो फिर उसको लेस देन कर देना है। ठीक है जी, आंसर दोनों सेम है। यहाँ भी x की तरफ इसका क्लोज है और यहाँ भी x की तरफ ये क्लोज है। इसका मतलब है x छोटा है और जिसकी तरफ ये सिंबल ओपन हो उस तरफ बड़ी वैल्यू लिखी जाती है। तो ये जो साइन चेंज करने वाला होता है ना, इसमें अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपने हमेशा यही कोशिश करनी है कि x की वैल्यू पॉजिटिव रहे ताकि आपको दरमियान वाला साइन चेंज ना करना पड़े। तो बड़ी वैल्यू को कोशिश किया करें हमेशा पॉजिटिव रखें। उसके बाद दूसरी एग्जांपल देखें जिसके अंदर 2 इनइक्वालिटीज़ के साइन आ गए हैं, लेस देन 2 दफ़ा आ रहा है। इसके भी सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये कि आप इन तीनों को इकट्ठा सॉल्व कर लें, दूसरा ये कि आप 7 के साथ 2 - 5x अलग कर लें और 9 के साथ 2 - 5x अलग कर लें। तो सबसे पहले देखें 7 के साथ हमने इसको अलग कर लिया। अब ये जो -5x था, तो अभी मैंने आपको बताया था कि हमने कोशिश करनी होती है कि x की वैल्यू पॉजिटिव रहे ताकि हमें एंड पे साइन जो है इनइक्वालिटी का वो चेंज ना करना पड़े। तो हम -5x को मूव करवा के दूसरी साइड पे ले जाते हैं ताकि वो पॉजिटिव हो जाए। पोजीशन अगर चेंज करने से साइन चेंज होगा तो फिर ये दरमियान वाला सिंबल चेंज नहीं होता। अगर पोजीशन चेंज किए बगैर ही साइन चेंज हो जाए फिर ये चेंज होता है। ठीक है, यहाँ पे तो हमने पोजीशन चेंज कर दी ना, अब ये दरमियान वाला साइन चेंज नहीं करेंगे हम। -5x दूसरी साइड पे जाके प्लस हो गया और 7 इधर आके माइनस हो जाएगा और -5 आंसर होगा। ये +5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, तो x लेस देन इक्वल टू -1 आ गया। सिमिलरली 9 के साथ भी उसको सॉल्व कर लें।
यहाँ पे 9 इधर आके माइनस होगा, 5x वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। अब इसका आंसर लिखने का तरीका क्या है, उसको आपने इसी तरह लिखना है जैसे क्वेश्चन दिया हुआ था। क्वेश्चन में x वाली वैल्यू दरमियान में थी, तो यहाँ पे भी आपने x को दरमियान में लिखना है। एक साइड पे उसकी वैल्यू लिख लें -1 और दूसरी साइड पे लिख लें -7/5। अब ये सिंबल्स हैं, ये कैसे लगाने हैं, ये देखिए 1 की तरफ ये सिंबल ओपन है और x की तरफ क्लोज है, तो इसको आप 1 की तरफ ओपन कर दें और x के साथ क्लोज कर दें। और दूसरी साइड पे अगर देखा जाए तो ये -7/5 के साथ क्लोज है, तो इसको भी आप -7/5 के साथ क्लोज कर देंगे। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसको करेक्ट कर लें, ये ग्रेटर देन का साइन होगा। ठीक है जी, ये लेसन की बजाय ग्रेटर देन का साइन लगा दें, इसको आप यूं कर दें। दूसरा मेथड क्या है कि 7, अगर आप तीनों को इकट्ठा सॉल्व करना चाहते हैं तो ये जो 7 है ये तो वैसे ही रहेगा और इस साइड पे 9 भी वैसे ही रहेगा। हमें x को सेपरेट करना है, तो x के साथ ये 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से हम 5x को मूव नहीं करवा सकते क्योंकि x दरमियान में रहना चाहिए, x को हम साइड पे नहीं लेके जा सकते अगर 3 वैल्यूज़ आ रही हों जैसे इसमें आ रही हैं, ठीक है। तो x वाली वैल्यूज़ तो बीच में ही रहेगी। अब जो 2 यहाँ प्लस हो रहा था वो दूसरी दोनों साइड्स पे जाके माइनस होगा, 7 के साथ भी और 9 के साथ भी। यहाँ 5 रह जाएगा, यहाँ 7 रह जाएगा। x के साथ -5 मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों तरफ जाके डिवाइड करेंगे हम उसे, लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। डिवाइड करने के बाद अब x जो है यहाँ पे रह गया नेगेटिव, हमें तो चाहिए पॉजिटिव, तो इसका साइन जो ये -1 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसको इनइक्वालिटी के दोनों तरफ जाके आपने मल्टीप्लाई कर देना है, इधर भी और इधर भी। तो x अकेला था, उसकी पोजीशन हमने चेंज नहीं की लेकिन उसका साइन जो है वो चेंज हो गया। तो फिर हमने ये दरमियान वाली वैल्यूज़ जो हैं इनको भी चेंज कर देना, जो लेस देन थी उसको ग्रेटर देन बना दें और ये भी जो लेस देन थी उसको ग्रेटर देन बना देंगे। अब देखिए दोनों के साथ नीचे इक्वल टू का साइन आ रहा है, जब हम इसकी कोऑर्डिनेट लाइन अगर ड्रॉ करते हैं ना तो दोनों सर्कल्स को फिल रखेंगे, ठीक है। और अगर हम इसे इंटरवल को ब्रैकेट के अंदर लिखें तो हमने दोनों ब्रैकेट्स क्या करनी है, स्क्वायर लगानी है, बीच में हम -1, 7/5 लिखेंगे। और अगर इस तरह होता कि आपने यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू तो लगाया और इधर इक्वल टू नहीं है, अगर इसके साथ इक्वल टू ना होता तो फिर जो -1 वाली साइड थी उस साइड पे तो स्क्वायर ब्रैकेट आएगी क्योंकि इक्वल टू का साइन है, लेकिन 7/5 के साथ राउंड ब्रैकेट आनी थी क्योंकि इसके साथ इक्वल टू का साइन नहीं दिया हुआ। और इसका जो ग्राफ बनेगा उसके अंदर 7/5 को फिल नहीं करेंगे, सिर्फ 1 को फिल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर आपका सबसे पहला टॉपिक है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू किसे कहते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू को पहले तो देखते हैं कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू को शो करने के लिए हमेशा आपने क्या करना होता है, साथ में मॉड लगा देना होता है दोनों साइड्स पे। ए के साथ जैसे यहाँ पे आपको 2 लाइंस नज़र आ रही हैं तो ये इसको हम मॉड भी पढ़ सकते हैं और एब्सोल्यूट वैल्यू भी पढ़ सकते हैं। और मॉड जब भी ओपन होता है तो उसकी 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या तो पॉजिटिव वैल्यू आती है या नेगेटिव वैल्यू आती है। पॉजिटिव वैल्यू कब आएगी? अगर ए 0 से बड़ा है या 0 के इक्वल है, यानी वो नॉन नेगेटिव वैल्यू आएगी। और अगर ए लेस देन 0 है तो फिर वो माइनस में आता है, यानी नेगेटिव आता है। एग्जाम्पल देख लें, 5 का अगर मॉड लें तो आंसर +5 आता है, -5 का मॉड लें तब भी आंसर +5 आता है। जैसे हम स्क्वायर रूट के अंदर करते हैं ना, हमारे पास स्क्वायर लें तो वैल्यू का जो माइनस होता है वो ख़त्म हो जाता है स्क्वायर लेने से। इसी तरह से मॉड के अंदर भी माइनस अब्जॉर्ब हो जाता है, माइनस ख़त्म हो जाता है। अब ये बेसिकली क्या है, आपने नंबर लाइन जैसे पढ़ी है ना, नंबर लाइन में क्या होता है, एक ओरिजिन होता है आपके पास, ये फॉर एग्जांपल एक नंबर लाइन है और एक उसका दरमियान में पॉइंट है ओरिजिन, जिसको हम 0 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब उसके एक साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, दूसरी साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। अब ये +5 और -5 क्या शो कर रहा है, यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल +5 है और यहाँ पे -5 है तो 0 से इधर भी हमने 5 पॉइंट्स मूव किया लेफ़्ट साइड पे और इधर भी हमने 5 पॉइंट्स मूव किया। तो एब्सोल्यूट वैल्यू बेसिकली डिस्टेंस बताती है या हमें पॉइंट्स बताती है कि हमने ओरिजिन से कितने पॉइंट्स मूव किया ऑन ईदर साइड, किसी भी साइड पे।
तो फिर हम उसके साथ साइन नहीं लगाते क्योंकि डिस्टेंस बन जाता है ये एक तरह का, और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, हम उसके साथ नेगेटिव नहीं लगाते। एब्सोल्यूट वैल्यू को सॉल्व कैसे करते हैं? सबसे पहले एग्जांपल देखें, x-3 का अगर आप मॉड लेते हैं तो वो इक्वल टू 4 आता है। तो मॉड जब भी ओपन होता है हमेशा उसके साथ 2 साइन लगाते हैं। जैसे हम स्क्वायर रूट ओपन करते हैं ना, अगर हम 4 का स्क्वायर रूट ले लें तो ये हमेशा इक्वल होता है किसके, +-2 के। 2 साइंस हम लगाते होते हैं स्क्वायर रूट ख़त्म करके। इसी तरह से जब एब्सोल्यूट वैल्यू ख़त्म होगी तो उसमें भी आपने 2 साइंस लगाने होते हैं, और आपकी मर्ज़ी है कि आप x-3 वाली साइड पे 2 साइंस लगा लें या उसके सामने वाली साइड पे, इट्स योर चॉइस। आप लेफ़्ट साइड पे लगाएं या राइट साइड पे लगाएं, बस एक साइड पे आपने +-2 साइंस लगा देने होते हैं। अब यहाँ से पॉजिटिव वैल्यूज यानी +4 के साथ x-3 अलग कर लेंगे और नेगेटिव के साथ अलग कर लेंगे। -3 हो रहा है यहाँ पे, x के साथ दूसरी साइड पे जाके प्लस होगा तो x की एक वैल्यू 7 आ गई, और इसी तरह से यहाँ पे 3 दूसरी साइड पे जाके प्लस होगा तो x की दूसरी वैल्यू -1 आ जाती है। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जिसके अंदर आपके पास 2 मॉड हैं या 2 एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हैं, तो आपने क्या करना है, किसी एक साइड पे ही प्लस या माइनस का साइन लगाना है, दोनों साइड्स पे नहीं लगाना। आपकी चॉइस है कि आप राइट साइड पे लगाएं या लेफ़्ट साइड पे लगाएं। अब 3x-2 के साथ +5x+4 अलग कर लें, और 3x-2 के साथ -5x+4 अलग कर लें। अब जब माइनस ओपन करेंगे तो अंदर के साइंस तो चेंज हो जाएंगे। यहाँ आपने ब्रैकेट लाजमी लगानी है जब आप माइनस लगाएं, ब्रैकेट बहुत ज़रूरी है। यहाँ -5x आ जाएगा, -4, -2 है दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, और ये जो -5x है इसको दूसरी साइड पे जाके प्लस कर दें। सिंप्लीफाई करें, एक वैल्यू यहाँ से आपके पास x की आ गई और दूसरी वैल्यू यहाँ से आ गई। स्क्वायर रूट और एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर क्या डिफरेंस है? जैसे स्क्वायर रूट ओपन करें तो भी हम 2 साइन लगाते हैं प्लस और माइनस, और अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ओपन करें तो भी 2 साइन लगाते हैं प्लस और माइनस। तो अगर इनकी ये राइट साइड्स इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि इनकी जो लेफ़्ट साइड्स हैं वो भी आपस में इक्वल होंगी, यानी जो ए स्क्वायर का अंडर रूट है वो इक्वल होता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए, क्योंकि दोनों में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइंस आते हैं। अब ये क्यों आते हैं? जैसे देखिए हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं कि 7 का स्क्वायर लिया जाए तो भी 49 आता है, -7 का स्क्वायर लिया जाए तो भी 49 आता है। यानी जो स्क्वायर रूट है उसकी दो साइन इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या तो +7 का स्क्वायर हो सकता है 49 या -7 का हो सकता है। इसी तरह से एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ भी 2 साइंस लगाए जाते हैं, या तो 0 से हमने पॉजिटिव साइड पे मूव करना है या 0 से नेगेटिव साइड पे मूव करना है। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। माइनस अगर आ जाए एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर तो वो उसको अब्जॉर्ब कर लेता है, और अगर एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों तो वो इक्वल होते हैं अगर दोनों की अलग अलग एब्सोल्यूट वैल्यू ली जाए। जैसे अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 को और इसकी ले लें एब्सोल्यूट वैल्यू, किसी एक को नेगेटिव कर लेते हैं, जैसे -2 फॉर एग्जांपल। -2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आएगा आपके पास -6। तो -6 का जब आप मॉड लेंगे या उसकी जब आप एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो वो आ जाएगी +6। दूसरी साइड पे ए का अलग से मॉड लेना है, बी का अलग से मॉड लेना है, फिर उनको मल्टीप्लाई करें तो -2 का मॉड तो 2 आ जाएगा और 3 का मॉड भी 3 आ जाएगा, क्योंकि माइनस भी हो तो वो ख़त्म हो जाता है मॉड के अंदर। अब 2 3 ये भी क्या बन जाता है, 6 बन जाता है। तो दोनों साइड्स का आंसर सेम आएगा। इसी तरह से डिवाइड करके भी हम देख सकते हैं, 2 नंबर्स को डिवाइड करके फिर उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू लें, या पहले उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेके फिर उनको डिवाइड करें, दोनों कंडीशंस में आंसर सेम होता है, वो चेंज नहीं होता। उसके बाद अगर हमने डिस्टेंस फाइंड करना है 2 पॉइंट्स के दरमियान तो वो किस तरह से फाइंड करेंगे। कोई भी 2 पॉइंट्स कंसीडर कर लें, ए और बी, तो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। अगर आपने इस लाइन सेगमेंट का, ये जो छोटा सा लाइन सेगमेंट आ रहा है, इसका डिस्टेंस क्या होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो बड़ा पॉइंट होता है ना बाद में आने वाला, उसमें से आप पहले आने वाले पॉइंट को माइनस कर देते हैं, यानी बी में से ए को माइनस कर देंगे। फिर उसकी मॉड लेना बहुत ज़रूरी है, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेना ज़रूरी है, क्योंकि डिस्टेंस अगर यहाँ पे आंसर नेगेटिव भी आ रहा हो तो वो पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। इसलिए आपने उसका मॉड लाजमी लेना है, एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेनी है। अब डी की 3 पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे दी हुई हैं। अगर a लेस देन b हो तो आपने b में से a माइनस करना होता है, यानी बड़ी वैल्यू में से छोटी।
b में से a माइनस होगा। और अगर a ग्रेटर देन b है, यानी अब a बड़ा है, जिसकी तरफ ओपन होता है ना इसका मुंह, वो बड़ा होता है, तो a अगर बड़ा है तो आपने a में से b को माइनस करना है। और अगर a और b की वैल्यूज़ इक्वल हैं, सेम है, दोनों एक ही पॉइंट पे हैं, तो आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। अच्छा जी, x माइनस a का अगर मॉड लिया जाए तो इसका मतलब है कि ये डिस्टेंस है बिटवीन x एंड a, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है। लेकिन अगर हम x प्लस a का मॉड ले रहे हैं तो x प्लस a का मतलब क्या है, x प्लस a का मतलब है कि ये x के दरमियान है और माइनस a के दरमियान है, क्योंकि जो डिस्टेंस है ना वो उसके दरमियान साइन कौन सा आता है, माइनस का आता है। तो हमने यहाँ से माइनस कॉमन लेना है, यानी आप लिख लें फॉर एग्जांपल x, तो माइनस कॉमन ले लें। जैसे ही आप यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर a का साइन भी चेंज हो जाएगा, वो आ जाएगा माइनस a। ठीक है जी। अब ये x प्लस a इस तरह से बनता है, क्योंकि एक ब्रैकेट के अंदर माइनस आ रहा है और एक ब्रैकेट के बाहर माइनस आ रहा है। तो अब ये डिस्टेंस बनता है बिटवीन x एंड माइनस a, x और माइनस a के दरमियान डिस्टेंस है। x का अगर सिर्फ मॉड आ रहा है तो अब x के साथ कोई भी नंबर माइनस नहीं हो रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे माइनस 0 होगा। और 0 कहाँ लाई करता है, ओरिजिन पे लाई करता है। तो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन x एंड ओरिजिन। एग्जाम्पल देख लें, x इनइक्वालिटी की फॉर्म में। हमने ऊपर देखा है कि इक्वालिटी के अंदर हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। इक्वल का साइन हो तो हमने जस्ट प्लस माइनस लगा के सिंप्लीफाई कर लेना होता है। इनइक्वालिटी के अंदर भी सेम मेथड है, सिर्फ आपने इक्वल की जगह लेस देन या ग्रेटर देन का साइन लगा देना है। अब ये जैसे x माइनस 3 है, ये एज इट इज़, और दूसरी साइड पे 4 के साथ दो साइंस आ जाएंगे, प्लस और माइनस। प्लस 4 वाला अलग कर लें और यहाँ से माइनस 4 वाला एक्सप्रेशन अलग कर लें। दूसरी साइड तो इनकी सेम रहेगी, x माइनस 3 वाली, सिर्फ राइट साइड चेंज होगी, एक तरफ प्लस 4 और दूसरी तरफ माइनस 4। अब जैसे इक्वालिटी के अंदर हम करते हैं, 3 को दूसरी साइड पे जाके प्लस कर दें तो यहाँ x लेस देन 7 आ गया, और माइनस 3 को दूसरी साइड पे जाके प्लस कर दें तो ये माइनस 1 आ जाएगा। इसी तरह से ये एग्जांपल है, इसको आपने खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है। सेम उसी मेथड से आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। और इसका आंसर एंड पे लिखना ज़रूरी है, इस ऊपर वाले क्वेश्चन का भी और इसका भी। x दरमियान में रखना होता है हमने। जैसे इसका आंसर क्या आया है, -2 आया है, तो एक साइड पे -2 रख दें और दूसरी साइड पे -6 रख दें। अब साइन कैसे लगाएंगे, ये x की तरफ ओपन है और 2 की तरफ क्लोज है, तो इसको x की तरफ ओपन कर दें और 2 की तरफ क्लोज कर दें। ये भी x की तरफ ओपन है और 6 की तरफ क्लोज है, तो इस तरह से ये साइन आ जाएगा। और इंटरवल अगर आपने शो करना है तो ये -∞ से 6 तक और -2 से +∞ तक दोनों का यूनियन आ जाएगा। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी किसे कहते हैं, अगर आपके पास दो नंबर्स प्लस हो रहे हों और उनका आप मॉड लें तो वो हमेशा छोटी वैल्यू होगी, मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b। इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं कि जैसे 3 के साथ प्लस हो रहा है एक नंबर -2, और इसका आपने ले लेना है मॉड, तो 3 - 2 क्या आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा, और 1 का मॉड लेंगे तो भी 1 ही आएगा। ये एक साइड का आंसर आ गया। दूसरी साइड का आंसर निकालें, यानी a का अलग से मॉड लें और b का अलग से। तो 3 का मॉड लें तो वो तो 3 आता है, और 2 का मॉड लें तो वो आपके पास +2 आता है, और दरमियान में क्या साइन है, प्लस का साइन है। तो ये हम आपके पास आंसर देगा 5 का। और जब आप 5 आंसर दे देते हैं तो आप देख सकते हैं कि 1 जो है वो लेस है 5 से, यानी 1 की वैल्यू 5 से छोटी है। अच्छा जी, इसके अंदर हमने जो टॉपिक्स कवर किए हैं वो सारे बेसिक टॉपिक्स थे, आप लोगों ने पहली क्लासेस के अंदर पढ़े होंगे, तो ये सारे आपने अच्छे से इसको रीड कर लेना है। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे, और मज़ीद आपके जो टॉपिक्स हैं, कुछ ज्योमेट्री से रिलेटेड, प्लेन वगैरह, ग्राफ कैसे बनाते हैं, वो सारे हम कुछ कॉन्सेप्ट्स रिवाइज़ करेंगे। एंड देन हम अपने मेन कैलकुलस के टॉपिक्स की तरफ आएंगे, जो कि क्या है, डेरिवेशन वगैरह है। इसके 2 पार्ट्स हैं आपके कैलकुलस के, डेरिवेशन भी है इसके अंदर और इंटीग्रेशन भी है। तो डेरिवेशन आपकी मिड टर्म में आएगी और इंटीग्रेशन फाइनल टर्म में आएगी। होप सो आपको लेक्चर्स की समझ आ रही होगी, और अगर नहीं भी आ रही तो आप हमें सजेशंस दे सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, या हमें मेल कर सकते हैं, अपनी क्यूरीज हमें मेल कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया, उससे रिलेटेड आपको कोई डिस्कशन करनी है, तो आप
ईज़िली हमसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है। इतनी मेहनत करते हैं हम लोग, नोट्स बनाते हैं, लेक्चर्स रिकॉर्ड करते हैं। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। थैंक यू।